अच्छा, इस सेंस में अगर हम देखें तो मेजर इश्यूज जो आपके सब्जेक्ट्स के साथ डील कर रहे हैं वो हैं जी प्रॉपर वोकैब। जब हम पढ़ने के साथ साथ लिखने पे आते हैं, आपके वोकैब का बहुत इशू रहता है। जिनके पास वोकैब नहीं होती, वो चंद एक लिमिटेड वोकैबुलरी है उनके पास, तो वो अपनी राइटिंग से कभी सेटिस्फाइड नहीं होते। वो उन्हीं को रिपीट कर रहे होते हैं, बार बार रिपीट कर रहे होते हैं, और उन्हीं में जो है वो अपनी चीज़ों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कर रहे होते हैं। अच्छा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, बाकायदा पढ़ना है, और अपनी ग्रामर को डेली बेसिस में कहता हूँ 2 घंटे जो है वो आपको देने चाहिए। उसमें पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, सब वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हैं, उसके बाद आपके ये जो क्या कहते हैं, ये आपके सिनोनिम एंटोनिम्स हैं, और इसी तरह आपके जितने भी ग्रामर के वोकैब इनहेंस करने के जितने भी आपके पास आते हैं अप्रोचेस, उन सबको आपने करना होता है। फिर प्रॉपर लैंग्वेज है, टर्मिनोलॉजी। अब ये दो तरह से आप सीखते हैं। एक तो लिखने से सीखते हैं, जब ये जो ऑनलाइन जो चला था चेक ना अभी, करवाते हैं। ये हमजा, इसको आप कैसे अपना करते माइक हैं? ऑफ करें। अभी जो ऑनलाइन हमजा, चला आप था ये अपना वाला माइक यार, ऑफ करें। इसे ऐसे, हाँ, नियर पियर वालों ने यही किया था ना, उन्होंने हमजा, उन्होंने कोई हैवी बंदा नहीं। अच्छा, अब इस सेंस में अगर हम देखें तो प्रॉपर लैंग्वेज का कंसर्न जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। अब ये मैंने आपको कहा कि दो तरह से आप सीख रहे हैं। एक चीज़ जो है वो आप सीखते हैं पढ़ने से, रीडिंग जब कर रहे हैं। एक्स्ट्रा रीडिंग जिस भी स्टूडेंट की हो रही होती है, वो रीडिंग से ही चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा होता है। इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि आपको ग्रामर मोस्टली नहीं आ रही होती, लेकिन आपको पता लग रहा होता है कि ग्रामेटिकली कुछ एरर है। आप अपने रिफ्रेश कर लेते हैं अपने पैराग्राफ, अपने सेंटेंस, और वो कहाँ से चीज़ें आपको पता चल रही होती हैं, आप जब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ रहे होते हैं, तो आपको लग रहा होता है यार ये awkward सा सेंटेंस है, ये ठीक नहीं लग रहा, तो उसको फिर ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। आपको ग्रामर के प्रिंसिपल्स का नहीं पता तो होता। अच्छा, इसी तरह टर्मिनोलॉजी का कंसर्न है। अच्छा, अब टर्मिनोलॉजी में डेफिनेटली सोशल साइंस की टर्मिनोलॉजी टोटली डिफर कर रही है नेचुरल साइंसेज से। तो ये टर्मिनोलॉजी को आप डेली बेसिस में आपको कहूँगा कि आप एक रजिस्टर बनाएं, उसमें जिस तरह से वर्ड आप 5 से 10 वर्ड याद करते हैं डेली बेसिस पे वो कैप को इनहेंस करने के लिए, इसी तरह जो भी टर्मिनोलॉजी आप पढ़ रहे हैं, कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसके अंदर जो भी टर्मिनोलॉजी आ रही है उसको लिखते चले जाएं, उस टर्मिनोलॉजी को, और उसको डिस्कस भी करें। कि फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोपोनिक्स पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे बेसन है, तो यार ये बेसन हाइड्रोपोनिक्स में कैसे आता है, इंडस बेसन है, ब्रह्मपुत्रा बेसन है, फला फला है, तो इन इन चीज़ों को हम कैसे देखते हैं। अच्छा, इसी तरह आप वाटर अकॉर्ड है, वाटर ट्रीटी है, ट्रीटी और अकॉर्ड में क्या फ़र्क है यार, इसी को अब इंडस वाटर ट्रीटी हमारी इंडिया के साथ है, इंडस वाटर अकॉर्ड विद इन द प्रोविंसेस है। अब आप विद इन द प्रोविंसेस अगर अकॉर्ड को ट्रीटी लिख देंगे तो डेफिनेटली वो गलत है, और अगर इंडिया के साथ आप इंडस वाटर अकॉर्ड लिख देंगे तो भी गलत है। अब अकॉर्ड और ट्रीटी यूज दोनों वाटर पॉलिटिक्स के लिए हो रहे हैं, तो इस सेंस में फिर आपको इनके ऊपर ना सिर्फ डिस्कस करना होता है चीज़ों को, फिर प्रॉपर वे से लेके चलना भी होता है। तो ये टर्मिनोलॉजी बाकायदा आप गूगल से देखें, अपनी रीडिंग से इंगेज करें, और डेफिनेटली हमारा जो सेशन है ये बेसिक कंसेप्ट वाला, वो वही इसी तरह से है कि पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, आईआर, पॉलिटिकल साइंस, इनके अंदर और हिस्ट्री के अंदर जो ज़्यादातर टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही है उनको हम डिस्कस करें, और उनको थ्रू द डिस्कशन मेच्योर करें कि यह चीज़ें चलती कैसे, इनको वो ओन कैसे किया जाता है। फिर प्रॉपर गाइडलाइन होनी चाहिए। अब गाइडलाइन हम कहाँ से ले सकते हैं, या तो टीचर से लेते हैं, या फिर क्लास वालों से लेते हैं, या फिर हम खुद से रिसर्च कर रहे होते हैं। रिसर्च क्या है, गूगल से भी आप देख सकते हैं कि यार वाटर और रिकॉर्ड के दरमियान क्या फ़र्क है। समटाइम आपको ग्रामेटिकली और एटमोलॉजिकली डिफरेंस नज़र नहीं आता, तो आपको फिर क्या होता है, डिस्कस करना पड़ता है कि क्या चीज़ें इसके अंदर आनी चाहिए, और किस किस चीज़ों की वजह से ये चीज़ें डिफर कर रही हैं एक दूसरे के साथ। फिर जो एक सीएसएस की प्रिपरेशन में अगेन बार बार मैं बात कर रहा हूँ, जो सीएसपी कल्चर है, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक करता है आपको। सीएसपी कल्चर का जो बैकग्राउंड है वो टोटली उनके सोशल साइंस के बेस पे नहीं खड़ा, वो उनके सिर्फ सीएसएस के एग्जाम क्लियर करने के बेस पे खड़ा है। और इसमें सबसे जो बड़ा मसला मैं आपको बताता हूँ वो ये है कि जी जब आपको वो कहते हैं जी अच्छा
मैप ड्रॉ करो, चार्ट ड्रॉ करो, ग्राफ ड्रॉ करो। ये मैंने आपको सिर्फ 1 साल का रिजल्ट आपके सामने रखा है कि पाकिस्तान अफेयर में कितने लोग 60% से ऊपर गए, कितने लोग जो है वो करंट अफेयर में कितनी रेशो के साथ पास हुए, और क्या कि लास्ट टाइम भी मैंने शायद आप लोगों से एक बात कर रहा था कि एक एकेडमी के स्टूडेंट हमारे पास आए और उन्होंने कहा जी हमें तो हमारी एकेडमी वाले ने हमें ऐसे के अंदर भी हमें उन्होंने कहा जी आप मैप बनाएं और चार्ट और ग्राफ बनाएं। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहते सर उसमें फिर 3 नंबर आए ऐसे के अंदर। और तो अब उनको उस वक्त तो मैंने कुछ नहीं कहा, बिकॉज अब क्या कह सकते हैं आप। बट मैंने सिर्फ इतना पूछा कि बेटे आपको ऐसे पढ़ा कौन रहा था, तो वो जी एक सीएसपी थे तो वो पढ़ा रहे थे। तो डेफिनेटली अब मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने उनका अपना, अगर उन्होंने भी अपने ऐसे के अंदर अगर मैप बनाए थे तो वो कैसे पास हो गया, क्योंकि ये चीज़ें तो बिल्कुल मैटर ही नहीं कर रही होती हैं। और आप किसी भी स्टैट के और ज्योग्राफी के जो मैप पेपर है उसके अलावा कोई भी सोशल साइंस का पेपर आपसे ये डिमांड नहीं करता कि आप मैप या चार्ट या ग्राफ जो है वो ड्रॉ करें। वो हमेशा आपसे कंटेंट डिमांड करता है, हमेशा आपसे आर्ग्यूमेंट डिमांड करता है, हमेशा आपसे लॉजिक डिमांड करता है। और वहां पे जब बैठ के ये करने लग जाते हैं तो फिर ये इश्यूज रहते हैं। फिर एक शॉर्टकट वेज हम अडॉप्ट कर रहे हैं कि जी उसके नोट्स ले लें, उसके नोट्स दे दें, अच्छा आप बता दें आपके नोट्स किधर हैं, उनको हम ले लेते हैं। तो ये सारे शॉर्टकट वेज जो हैं वो कभी भी हमारी सक्सेस में हेल्पफुल नहीं होते, बल्कि हमें डिट्रैक करते हैं। और हमेशा आप याद रखिएगा जो नोट्स हैं वो आपके अपने ही काम आते हैं जो आप खुद बनाते हैं। तो इन शॉर्ट वेज और सीएसएस के जो ट्रिक्स हैं जी, आप हमारी बुक ले लें तो इस बुक के अंदर जी आपको फलां आ जाएगा। अक्सर जब रिजल्ट आ रहा होता है या पेपर आ रहे होते हैं तो फिर वो कह रहे होते हैं जी हमारी बुक में से आ गया, हमारे नोट्स में से आ गया। तो भाई आपके नोट्स और आपकी बुक उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर भी थे ना, तो पेपर उन्हीं टॉपिक्स के साथ रिलेट कर रहा है, तो उन्हीं में से पेपर आ गया, तो इसमें कौन सा बड़ा कमाल हो गया। लेकिन बात यह है कि आप लोगों को क्या करना होता है, अपने टॉपिक्स कवर करना होता है, और वो एक्सटेंसिव और स्टडी के साथ। नोट्स कल्चर के अंदर कभी ना घुसे, अपने नोट्स बनाएं, किसी के नोट्स बोरो ना करें। अगर आप समझते हैं ना कोई सीएसपी था तो उसके नोट्स हैं, तो उस नोट्स की वजह से वो पास नहीं हुआ, उस स्टडी की वजह से पास हुआ है, जिस स्टडी की बेस पर उसने नोट्स बनाए हैं। नोट्स उसके लिए हैं, जैसे कि अभी ये जो मैं आपको ये समझा रहा हूँ आज, तो चले मैंने आपको ग्राफ से चीजें समझानी शुरू की, बताई, तो इस सेंस में आप कह सकते हैं कि ये ग्राफ आपके लिए थे और मेरे लिए भी थे। और ये पॉइंट्स जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ अभी आपकी स्लाइड आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, ये मेरे लिए हैं कि मैंने आप लोगों के साथ क्या क्या चीजें डिस्कस करनी इन पॉइंट्स की बेस पे, सो दैट मैं इधर उधर की बातें ना करूं और आपका टाइम वेस्ट ना करूं, टू द पॉइंट चीजें रखें। तो इस ये मैंने एक्सेप्ट की है क्योंकि मैंने सोचा, मैंने पढ़ा, मैंने चीज़ों को इंगेज किया कि आज मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ ये बातें करनी है। अब ये स्लाइड्स अगर आप ले भी लें तो इनको आप क्या इतनी देर एक्सप्लेन कर सकते हैं जितनी देर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ? और मैं फिर भी इसको शॉर्ट इसलिए बना रहा हूँ कि मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा कि इसको इतना लेंथी बना दें, वरना तो रात 11 भी बज जाएंगे हमारे, इन्हीं के ऊपर हम बातें करते रहें। तो नोट्स जो होते हैं, किसी के नोट्स आपके काम नहीं आते, आप हमेशा अपने नोट्स बनाते हैं। और अपने नोट्स बनाने के भी कुछ एक तरीका है, और उसके लिए भी हमने आप लोगों को अपने जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर बताया हुआ है कि यार नोट्स बनाने कैसे हैं, और गाए बगाए वो आप लोगों के साथ शेयर भी करते रहते हैं। अच्छा, इसके साथ ये है कि सिलेबस कवरेज, मैंने खुद भी मतलब एक एकेडमी, मैंने एक ही एकेडमी में मैंने पढ़ाया 5 साल, और उसके बाद फिर हमने अपना इंस्टीट्यूट बनाया। ऑलमोस्ट जितनी भी एकेडमीज को मैं जानता हूँ एकेडमी कल्चर में, कोई भी आपको कंप्लीट सिलेबस कवर नहीं करवाता, और ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 16 लेक्चर दे रहे होते हैं, और उन्हीं में से आप लोगों को 12 से 16 टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं। नतीजा ये कि बाकी जो आपने सिलेबस है वो आपने खुद करना होता है। तो इस सेंस में आप सिलेबस सामने रखें और उन सिलेबस को एक टॉपिक वाइज अपना सिलेबस कवरेज रिपोर्ट बनाते जाएं, और जैसे जैसे आपका टॉपिक कवर होता है, एक दिन में कोशिश करें एक टॉपिक को एक दिन में कवर कर लें। एक दिन में अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं तो एक रिसर्च पेपर है, 2 है, 3 है, जितनी भी रीडिंग स्पीड है उसके मुताबिक आप उसको कवर करेंगे। अच्छा, स्टूडेंट्स का जो कंट्रीब्यूशन है इंप्रूवमेंट के लिहाज से, अगेन उनकी हैबिट्स पे खड़ा है। मैं बार बार आपसे बात करता हूँ भाई, पेशेंस का मुजाहरा करो, पेशेंस का मुजाहरा करो। और ये एज ऐसी होती है जहाँ पे आपके पास पेशेंस नहीं होता, आप हर फैसला सेंटिमेंट्स में आके कर रहे हैं, और उसमें इमोशनल होके कर रहे हैं, गुस्से में आके कर रहे हैं,
और ये चीज़ें इस तरह से नहीं होती। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको बातें सुननी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, यही तो आपका इम्तिहान होता है। बाकी पेपर देना इम्तिहान वो इतना मुश्किल नहीं है, पेपर तो आप दे देंगे। अभी तक कितने साल हो गए आप पेपर देते आए हैं। आपका जो सबसे बड़ा मुश्किल इम्तिहान है लोगों की बातें सुन के उनको पेशेंटली रिस्पॉन्ड करना। और सीएसएस करते वक्त तो आपको सबसे ज्यादा पेशेंस का मुजाहरा करना होता है। आप घर वालों से भी बातें सुनते हैं, दोस्तों से सुनते हैं और सोसाइटी से सुनते हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ गुस्सा निकालना होता है अपनी हार्ड वर्किंग के ऊपर, अपने टॉपिक कवरेज के ऊपर। टॉपिक कितना कवर हो गया, कैसे चीजें चली, किस तरह से इंगेज हो, आपने कैसे कैसे इनको कवर किया। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट एज कम्पेयर टू कंसर्न के जी आप जो है वो गुस्से में आके या घर वालों की बातों में आके प्रेशर में आके फैसले करें। जैसे कि मोस्टली हमारे यहाँ ये होता है कि हमारे घर वाले हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बैकग्राउंड में सीएसपी नहीं होते, उन्होंने नाम सुना होता है। लेकिन आप सीएसएस के अंदर खड़े हैं, आपको पता है कि कितने सब्जेक्ट हैं, कितना कवरेज इसका काम है कवर करने वाला, और आप उनकी बातों में आके कभी भी ये बोदर ना करें कि आप एग्जाम में चले जाएं। आप सबसे पहले क्या करें, अपनी सिलेबस कवर करें, फिर अपनी उसकी रिपोर्ट बनाएं, फिर अपने मेंटोर से डिस्कस करें। उसके बाद फिर आप, अगर आपका मेंटोर आपको इजाज़त देता है कि आप जाएं, आपका हाँ आप तैयारी ठीक है आपकी, तो फिर आप लोग चले जाएं। अदरवाइज घर वाले कह रहे हैं, दोस्त कह रहे हैं, भी कब होगा तेरा सीएसएस, उनको तो पता ही नहीं है भी सीएसएस होता है क्या। वो तो समझ रहे हैं कि ये जो यूनिवर्सिटी का एग्जाम है उसी तरह है, ठीक है जी, पहले यूनिवर्सिटी में एग्जाम आपने दिए हैं, पास हो ही गए हैं, तो इसमें भी हो ही जाएंगे। ऐसा नहीं है। सेल्फ डिसिप्लिन आपने बहुत करना है। आपका मोस्टली हमारा दिल नहीं कर रहा होता पढ़ने को, तो भाई उसी के ऊपर ही तो बात करनी है कि दिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन हमने अपने आप को असाइन किया है कि हमें पढ़ना है, तो फिर उस टाइम बैठ के पढ़ना, उसके अलावा कोई और चीज़ नहीं है। इसके अलावा डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन क्या है कि आपने एक टारगेट सेट किया है, उसके ऊपर फोकस करें। आप अपने सीएसएस के दौरान आप इधर उधर की बातें नहीं करें, इधर उधर ना देखें, किसी के साथ कंपैरिजन ना करें, यार मेरा दोस्त मेरा क्लास वाला उसकी जॉब होगी, तो ये चीजें ना करें। आपको भी मिल जाएगी, लेकिन आप जब डिजर्व करेंगे। आपने एक बड़ा टारगेट चूज किया है, उस टारगेट के लिए अपने आप को आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं डेफिनेटली, और एक टफ टाइम है, इसके अंदर आप अपने पेशेंटली अपना टाइम गुजार रहे हैं, अपना हार्डवर्क कर रहे हैं। जब रिजल्ट आएगा लोगों को खुद ही जवाब मिल जाएगा, और उस सेंस में डेफिनेटली लोग जो है वो आप लोगों को फिर डिफरेंट एंगल से आपसे बात करेंगे। सोशल प्रेशर, दैट इज टू मच। सोशल प्रेशर एक सीएसएस कैंडिडेट के ऊपर क्या होता है, आए रोज हमें पता चल रहा होता है कि हमारा कजन, आए रोज हमें पता चलता है हमारा क्लास फेलो, आए रोज उसको कोई जॉब मिल गई जी, प्राइवेट जॉब मिल गई या छोटे मोटे स्केल की कोई जॉब मिल गई गवर्नमेंट में। अब घर वाले पेशेंस का, घर वाले भी मुजाहरा नहीं कर रहे होते और वो भी नहीं समझ रहे होते, तो वो आपको फिर प्रेशराइज कर रहे होते हैं कि जी ऐसा आप क्यों नहीं कर रहे हो, आप फारिग बैठे हो, अभी भी पढ़ रहे हो, पता नहीं होना है कि नहीं होना। ये सारी चीजें साथ साथ रहती हैं।